नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नासिरा शर्मा जी की कहानी फितरत। तो आइए सुनते हैं कहानी। महामारी की शुरुआत के दिन थे। ज़रूरत से ज़्यादा भय और एहतियात के दिन थे। ये वे दिन थे जब इंसान घरों में बंद थे और सड़कें वाहनों से खाली आराम की मुद्रा में पड़ी थीं। सभी को पता था कि यह महामारी बिना नाम पते के, बिन बुलाए मेहमान की तरह एक साथ दुनिया के सभी मुल्कों में दाखिल हो चुकी है और बिना किसी सनद के यह संदेशा दे रही थी कि सुनो इंसानों, तुम सब एक दूसरे से समय समय पर अलगाव की जो नीति अपनाते हो उसे मैं एक झटके से अंजाम दे रही हूँ। अब न हाथ से हाथ मिलाओगे, न गले मिल पाओगे। अपने ही घर में अपने प्यारों के पास जाने से कतराओगे। वह जबान जो बहुत फड़कती थी, अब उस पर पर्दा डाले रहोगे। कुछ ऐसी ही बोलती हुई वह दोपहर थी जब मैं कमरे से निकल लॉन में आई और जाने किस झोंक में सामने का दरवाजा खोल घर के बाहर निकल दीवार से लगे गमलों को देखने लगी। अचानक जाली के दरवाजे से बजने की आवाज सुनाई पड़ी तो मैं चौंक गई। दरवाजे से लिपटी मंजू खड़ी थी, पहले से ज्यादा गंदी और दुबली। बिखरे बाल रूखे हो चिड़ियों का घोंसला बन चुके थे। मैंने ताज्जुब से उसे देखा और असहज हो उठी। यह यहाँ क्या कर रही है? पुरानी बातें एकाएक जहन में कौंध गईं। कुछ दे दो, भूखे हैं, उसकी कमजोर खुशामदी आवाज उभरी। मैं चुप रही, समझ नहीं पाई कि इस समय इस औरत को लानत समझूं या यह जो कह रही है उस पर यकीन करूं। मुझे चुप अपनी तरफ घूरते हुए देखकर बोली, बहुत परेशान हूं, कुछ काम करा लीजिए, मेहनताना दे दीजिए। उसके पीछे छुपी उसकी लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। उसे कुछ पल मैं घूरती रही, जैसे नजरों से टटोलकर यह जानना चाह रही हूं कि यह किस भरोसे से मेरे पास आई है। जैसे इसे पक्का विश्वास हो कि मैं इसकी कुछ न कुछ सहायता जरूर करूंगी। लड़की की तरफ नजर घुमाई, उसे देखकर मुंह में कड़वाहट घुल गई। मेरे अंदर एक बहस छिड़ गई कि इसको झिड़क दूं या फिर कुछ दे दिलाकर रुखसत कर दूं। पुराने अनुभव मुझे कठोर बना रहे थे और मौजूदा हालात पिघला रहे थे। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी। हम आपका सारा पैसा काम करके चुकता कर देंगे, उसने हाथ जोड़कर कहा तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई। घर पर मेहमान आए हैं, वे भूखे हैं, उसने फिर हाथ जोड़े और घिघियाकर कहा तो मेरे अंदर खौलते गुस्से को राह मिल गई। ऐसे समय में मेहमान? मेरा कटाक्ष सुनकर वह माथे का पसीना गंदी साड़ी से पोंछ अजीब नजरों से मुझे देखने लगी। उसकी आंखों की भाषा की कई परतें थीं। क्या करते, जब खाने को नहीं था तो पैदल पैदल गुड़गांव से आ गए। उसके चेहरे पर बेबसी की छाया गहरी हो उठी। अच्छा, मैं इतना कहकर अंदर जाने को मुड़ी, तभी मेरे दोनों बच्चे, जो किशोर अवस्था पार कर रहे थे, बाहर निकले और उसे देखकर चौंक पड़े। उनके चेहरों की रंगत बदल चुकी थी। यह यहाँ क्या कर रही है? सुनील ने हैरत से कहा। कुछ झूठी कहानी सुनाने के लिए आई होगी, रश्मि ने भाई से कहा। सुनो, इसको झाड़ू दे दो और अंदर मत आने देना, कहना गली बटोर दे। इतना कह मैं अंदर चली गई। दोनों भाई बहन ने आपस में कुछ बातें की और झाड़ू बाहर फेंक दी। उसने तेजी से जाली का हुक उठाया और गली में आगे बढ़ाई। मैं खिड़की से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के चिन्ह उभरे तो मेरे दिल में भाव उमड़ा, इसकी मजबूरी इसे यहाँ ले आई है। झाड़ू देकर तुम अंदर मत आना, वहीं गमले के पीछे रख देना, सुनील की सख्त आवाज उभरी। मैंने पर्स से कुछ रुपए निकाले और उसे देने के इरादे से बाहर निकली। झाड़ू देने की आवाज मेरे घर से दूर होती सुनाई दे रही थी। उसकी लड़की ने गली में मुझे आता देख झाड़ू रोक दी और बेहद ढिठाई से मुझे घूरा। उस दिन की जबान दराजी की हल्की सी झलक उसके चेहरे पर उभरी। कूड़ा इधर उधर मत फेंकना, मैंने इतना कहा और 100-100 के 2 नोट उसकी तरफ बढ़ाकर मैं लौटने लगी।
उसकी हालत अकाल मारो जैसी हो रही थी। पहले भी वह हड्डियों का ढांचा थी, मगर अब चमड़ी भी जैसे गायब सी हो गई थी। वह पत्तियों और उड़े प्लास्टिक के थैलों को समेटने लगी। इस बीच उसके पास आटे का खाली बैग भी मुझे नजर आया, जिसमें वह कूड़ा भर रही थी। मैं घर में दाखिल हुई तो महसूस हुआ जैसे बहन भाई दोनों को मेरा यह अंदाज पसंद नहीं आया। सुनील खामोशी से उठा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। कुछ पल ही गुजरे होंगे कि वह अंदर पलट कर आया और उत्तेजित हो बोल उठा, मुझे पता था वह कूड़ा कहाँ फेंकेगी। फिर रुककर बोला, आगे गली में उन्होंने जाकर उस थैले को किसी के खाली घर में उलट दिया है। सब कुछ सुनकर मैं चुप रही। दिमाग में सवाल उभरा। हमने इस वर्ग से हमदर्दी रखी जरूर, मगर श्रम व नैतिकता की शिक्षा नहीं दी। देते भी कैसे? हम में भी वह गुण कहाँ थे, सिवाय नारा लगाने के। मम्मी, इसको मुंह मत लगाइए, यह फिर कोई ना कोई हरकत करेगी। रश्मि ने कहा, हाँ, कल नहीं आएगी, कहीं और जाकर किसी पुराने मालिक को मूर्ख बनाएगी। दोनों बहन भाई काफी परेशान हो उठे थे उसके आगमन से, और मैं भी कहाँ संयत थी। मैं खुद सवालों में उलझी हुई थी। फसाद का जख्म दिल्ली के जिस्म पर से अभी भरा नहीं था कि लॉकडाउन ने बेकारी और भूख को सूप में उछाले अनाज की तरह पछोड़ दिया था। सवाल तो यह भी था कि ऐसे समय में हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए। पिछला हिसाब किताब चुकता करना चाहिए या फिर समय की मांग पर अपना आचरण बदलना चाहिए। तनाव और फिक्र कमर तोड़ रही थी। मजदूरों की भूख और उनकी पैदल यात्रा अलग रीढ़ की हड्डी के छल्लों में अजीब तरह का दबाव डाल रही थी। एकाएक सारी विपदा एक साथ आन पड़ी थी। उसमें सब खतावार और बेकसूर नजर आ रहे थे। ऐसी मानसिक पीड़ा में जब कलहंसों के डैने दिमाग के आकाश को घेर रहे हों, उस स्थिति में वह औरत जिसका नाम मंजू था, वह किसी पिन की नोक की तरह हम सबको चुभ रही थी। वह 2 दिन बाद फिर आई। वही मांग और हालात के जादू में फंसी मैं उसकी मांग की पूर्ति ऊपरी दिल से करती रही। न आने का बहाना उसके पास था। कभी घाम बहुत था तो कभी गर्मी बहुत थी। इस तरह से हमारे दिन कट रहे थे और वह 2 हफ्तों में 1000 रुपया हमसे ऐंठ चुकी थी। मोहल्ले में आसपास के अधबने घरों में कुछ मजदूरों को ठेकेदारों ने रोक रखा था, इस डर से कि कहीं वह फिर लौटे ही ना, सो उनको खाना पीना दे रहे थे। मगर अब जब लॉकडाउन लंबा खींचा तो वह ठेकेदार भी गायब हो गया और मजदूरों की परेशानी शुरू हो गई थी। पड़ोस में फल वाले जो कुछ रुपए मुझसे उधार लेकर अपने घर जाने के लिए निकले थे, उन्हें आधे रास्ते से लौटा दिया गया था। ढाबा भी बंद था। 2 नौकरों के सहारे ढाबे वाला दुकान छोड़ गांव चला गया। यह सब देखकर हमें उनसे पूछना पड़ा कि कुछ चाहिए हो तो बताना। हफ्ते भर बाद बेकार बैठे कामदारों और मजदूरों ने कुछ रुपए मांगे तो उनकी सहायता करते हुए मैंने कहा, इसको लौटाने की चिंता मत करना, समझना मोहल्लेदारी है। मगर ये सारी कोमल संवेदनाएं और हमदर्दी का जज्बा मंजू तक आते आते चुप जाता था और एक बेदिली व उपेक्षा के भाव से उसकी मांगें पूरी करके मन कसैला सा बना रहता, जो किसी भी तरह से उचित न था। लाख अपने को समझाती, मगर जाने क्यों उसे देखकर लगता कि उसकी हर बात झूठी है और वह हमेशा की तरह हमें अपनी चालबाजियों से ठग रही है। मगर सवाल यह भी था कि मैं उसे डांट कर भगा सकती थी, उसे पुरानी बातें याद दिलाकर उसका अपमान कर सकती थी। मगर यह सब न करके मैं अपने को जज्बात की रस्साकशी के बीच फंसा देखकर क्यों अपने को हारता सा महसूस करती हूँ। घर के पिछले कमरे के कोने में बांटने वाले बड़े बड़े पैकेट रखे हुए हैं, जिसमें मसाले, तेल, चाय पत्ती, पाउडर मिल्क के साथ दाल, चावल, आटा सब कुछ है। वह थैले एक एक करके अपने घर आए तकनीशियन, प्लम्बर, दर्जी को बांटे, मगर एक भी थैला मैंने मंजू को उठाकर नहीं दिया। आखिर मेरे अंदर बैठे दोगलेपन का क्या भेद है? एक बेचारी औरत को अपने सामने इतना शक्तिशाली बनाने का कोई तर्कपूर्ण कारण तो हो।
मैं अंदर के संताप को जितना ठंडा करने की कोशिश करती, उतना ही वह मुझे जकड़े रहता। और इस सिलसिले के साथ वह हफ्ते बाद आकर रोज का काम करने का वायदा कर कुछ रुपए ले जाती है, जो अब 5-6 हजार तक पहुंच चुके थे। एक दिन बेटे ने बताया कि मैं जब मजदूरों को दुकान पर चावल तुलवा रहा था, तो मंजू की बेटी आई थी और 200 रुपयों के छाछ के पैकेट लेकर गई थी। उसने मुझे पहचाना भी नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर याद सब कुछ आ गया। उसका 15-15 दिन काम से गायब रहना, सफाई न करके भी कहना सफाई कर दी है, और काम से निकाले जाने पर मोहल्ले भर की नौकरानियों से बुराई करके उन्हें भयभीत करना कि उस घर में काम न पकड़ना, वह चौगुना काम करवाते हैं और पैसा भी काटते हैं। ये सारी बातें हमारी नेकियों का जवाब न थीं, मगर हम जब उन बड़े बड़े वायदे करने वालों को वोट के बाद बदलते देखकर कुछ नहीं कर पाते सिवाय छटपटाने के, तो यह बेचारी क्यों मेरी कुंठा के केंद्र में खड़ी हो रही थी? क्या सिर्फ इसलिए कि वह कमजोर है और हम उसे दबा सकते हैं, या उन्हें हक नहीं है हमें छलने का? कई दिनों बाद वह फिर अचानक आ गई। मैंने बच्चों से कहा, कह दो काम नहीं करवाना है। फिर भी वह गई नहीं। घंटी बजाई मगर कोई गया नहीं। फिर वह आवाजें लगाने लगी। सुनील जब उसे डांटने निकला तो वह खुले दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसी। फिर तेजी से मेरे कमरे का दरवाजा खोल वह मेरे सामने आन खड़ी हुई। भगवान कसम, मैं आपकी पाई पाई काम करके चुकता कर दूंगी। वह सब तो ठीक है, मगर तुम्हारे इंतजार में हम भी बाहर की सफाई नहीं कर पाते हैं, मैंने उलझकर कहा। फिर फौरन ही सवाल कर बैठी, खाना तो सरकार बांट रही है ना? 4थी मंजिल पर कमरा है, उसने हाथ ऊपर उठाकर कहा। तो मैं चिढ़ गई। आने का कोई टाइम नहीं। जब तक पता चलता है तब तक या तो वह चले जाते हैं, या फिर लाइन में लगे लगे खिचड़ी का डिब्बा खत्म हो जाता है। इतना कहते कहते वह हांफती सी जमीन पर बैठ गई। हमदर्दी उभरी, मगर जाने क्यों उसके वह सारे पैंतरे याद आ गए जो उसने हमारे साथ दिखाए थे। मुंह से निकला, तुमको और लोग मदद क्यों नहीं करते? करते हैं, मगर अब कहते हैं कब तक? काम भी नहीं करवाते हैं। अब क्या करें हम? बाहर झाड़ू दो, मैंने उसकी पेचीदगी से उलझकर कहा। हम पहले की तरह आपके घर का सारा काम करके बाद में सारा पैसा लौटा देंगे, उसने उठते हुए कहा। अब तक वह 10-12 हजार रुपए ले चुकी थी, इसी वायदे पर कि हर रोज वह आकर गली बटोर दिया करेगी जब तक कोरोना की छुआछूत है। मम्मी, यह क्यों उल्टी सीधी झाड़ू देती है? हम पूरा घर रोज साफ तो करते हैं ना? सुनील ने मुझे जैसे जगाया। मैं चुप रही कि कौन किसके झांसे में आ रहा है और कौन अपने से लड़ रहा है। उस दिन बांटने वाला पैकेट मैं उसे नहीं दे पाई, जो खत्म हो गया था, मगर स्टोर रूम से चने की दाल का 1 किलो का पैकेट पैसे के साथ उसे दे दिया, तो महसूस हुआ कि दिल पर रखे सिल का बोझ कुछ कम हुआ है। यह क्यों? दोनों ने पूछा। देकर छुट्टी करो, मैंने एक तरफ रहने की कोशिश में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी इस व्यवहार की, जो उसके चेहरे के भाव बता रहे थे। लॉकडाउन को खत्म करने व बढ़ने की अफवाहों के बीच सारा काम ठप पड़ा था। वह सब हमें सोशल मीडिया दिखा रहा था, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। झूठ और सच की टकराहटें तेज थीं। उससे ज्यादा कुदरत का रोष था, जो शमशान घाट को रोशन और कब्रिस्तान को आबाद कर रहा था। भगदड़ में लाशों की अदला बदली हो रही थी और अपने सगे को कंधा देने वाले पहुंच नहीं पा रहे थे। इसके बावजूद दुआ के लिए उठे हाथ माफी की जगह डंडी मारने, नफा कमाने, झूठे प्रचार से बाज नहीं आ रहे थे। मैं जहनी तौर पर थकती जा रही थी। हर व्यक्ति चिड़चिड़ा और झुंझलाया हुआ था। भूखे मरे कुत्ते का गोश्त खाने पर मजबूर हो उठे लोग, और स्वयं गली के कुत्ते भूख से दम तोड़ने पर मजबूर हो गए थे। ऐसा नहीं था कि खाना बंट नहीं रहा था, लोग सहायता कर नहीं रहे थे,
मगर एकाएक इस विपदा में कुछ भी संभाले नहीं संभल रहा था। जो मदद भी करना चाह रहे थे वे भी कोरोना के भय से घरों का दरवाजा गैरों को छोड़ अपनों तक के लिए नहीं खोल पा रहे थे। मगर सियासत ने ऐसे मौके पर अपनी मुट्ठी खोल दी और मामूली आदमी को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। यह सब होता ही है, माना यह सब होता रहा है, मगर एक साथ ऐसी बारिश जिसमें ओले, बर्फ, पानी, भूकंप, आंधी, तूफान सब कुछ एक ही वेग से इंसान को झिंझोड़ रहा है। कई दिनों तक मंजू गायब रही। उसके पति का चाय ठेला तो कब का उठ गया था। एक दिन अचानक मंजू फिर प्रकट हुई, वही हाल बेहाल। इस बार अपने से भी थके मर्द को साथ लाई थी। लॉन में उगी घास को छिलवाने खुद बैठी रही, वह काम करता रहा। थक गया थोड़ी देर बाद और काम बीच में छोड़कर चला गया। पता नहीं क्यों आज मैंने 2 की जगह 300 के नोट दिए। मैं भी थकी थी। कुछ जगहों पर कपड़ों के पैकेट पहुंचवाने और दवाओं को खरीदवाने में। इतना कुछ करने के बाद भी दिल को न सुकून मिल रहा था, न नेकी कर खुशी मिल रही थी। अवसाद की सिल सख्त पड़ती जा रही थी। कई दिन इसी तरह कमरे में घुटते हुए गुजर गए, अपने से लड़ते और हालात से जूझते हुए। न कोई अच्छी खबर मिल रही थी और ना ही फोन पर बात करने से दिल हल्का हो रहा था। संवेदना और विचारों को लेकर जमीर की इमारत का कोई ना कोई ईंट धसक रहा था। कभी कभी महसूस होता अपनी फितरत तो कुदरत ने बदल ली और जो उसकी कायनात में जल, जंगल, जमीन, वनस्पति और चरिंद व परिंद सिसक रहे थे उनको पनपने का मौका मिल गया। जो जुगनू अंधेरी जगहों को आसमान बना देते थे वे अब नजर आने लगे। मगर इंसान ने अपनी फितरत नहीं बदली। वे मानवीय चेहरे जाने कहाँ गुम हो गए हैं, जो ख्वाब में भी नजर नहीं आते हैं। ना ही वे रफूगर जो फटे कपड़ों की तरह बढ़ते दिलों के खोचों को रफू कर सकें। रफूगर की तलाश में जाने कब पलकें झपक गईं। ऊट पटांग सपने से जब बेदार हुई तो दिल डूबा डूबा सा लगा। वह आ गई है, सुनील ने कहा। ठीक है, क्या वह बाकी घास साफ करेगी? मम्मी, आप उसकी मक्कारी जानती हैं, वह सिर्फ पैसे लेने आई है। उस दिन नाराज हो रही थी कि हम कुत्ते की गंदगी साफ नहीं करेंगे, तो लड़की बोली मैं कर दूंगी। भगा दूं उसे? नहीं, मैं जानती हूं। अब सवाल यह है कि भूख और नफरत में से किसी एक को हमें चुनना होगा। मतलब? दोनों ने चौंक कर मुझे देखा। कुछ नहीं, मैं उन्हें समझा नहीं सकती थी अपनी बात शायद, या फिर खुद उलझी थी। मैंने कल ही शाम को कुछ सामान दुकान से मंगवाया था। सुनील ने मुझसे पूछा नहीं था कि यह चावल और बाकी चीजें अब किसके लिए मंगवा रही हैं। जब मंजू झाड़ू देकर जाने लगी तो मैंने उसको बुलवाया और कहा, यह सब तुम्हारे लिए है, कैसे ले जाओगी? उसके चेहरे पर कई रंग आए और गए। कुछ देर खड़ी रही, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो एक साथ इतनी चीजें दी जा सकती हैं। जब सदमे से उबरी तो बोली, मैं ले जाऊंगी। 15 किलो के आटे की बोरी जब उसने उठाकर कंधे पर रखा तो मुझे डर लगा, जैसे उसकी सूखी हड्डियां चिटक कर अब टूटी की तब टूटी। मगर नहीं, वह सही सालिम 10 किलो के चावल की बोरी भी हाथ से घसीट ले गई। फिर मसालों व चाय तेल से भरा बड़ा सा भारी थैला आकर ले गई। उसके बदन की थिरकन और फुर्ती भरी उमंग को देख मेरे अंदर की सख्त सिल बर्फ की तरह पिघलने लगी। आंखें भर आईं। उसने पैसा लौटाने की बात नहीं की और बड़े विश्वास से कमरे से बाहर निकल गई। कई हफ्ते क्या, कई महीने गुजर गए, वह नहीं आई। नौकरों का आना जाना घरों में शुरू हो गया था, मगर मंजू लौटकर नहीं आई। और आती भी कैसे? वह भी तो अपनी फितरत से मजबूर थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।